नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रबोध गौड़ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नया लेकर। जैसा कि हम लोग पिछले कई दिनों से ये प्रैक्टिस अपनाए हुए हैं कि हम लगातार यूजीसी नेट जो प्री एग्जाम बूस्टर डोज है आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जेआरएफ आपका क्वालिफाई हो जाए सितंबर अटेम्प्ट में। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा रिसर्च स्केलिंग की। पिछले कई लेक्चर्स में मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करी, रिसर्च के टाइप की बात करी, रिसर्च में किस तरीके से डेटा को लेते हैं, क्वेश्चनर किस तरीके से बनाते हैं, ये सारी बात कर चुका हूँ। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूंगा कि स्केल किस तरीके से किया जाता है, जो डेटा हम इकट्ठा करेंगे या जो क्वेश्चनर में हम किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं रिसर्च मेथड की तो रिसर्च मेथड में क्या होता है कि बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका क्वेश्चनर, क्योंकि क्वेश्चनर जब तक प्रॉपर नहीं होगा तब तक आप डेटा सही से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चनर को प्रॉपर करने के लिए हमें क्वेश्चन पूछते समय बहुत सारे स्केल्स का यूज करना पड़ता है, टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। आज उसी टेक्निक्स और स्केल्स की बात करेंगे जिसको कहते हैं स्केलिंग। स्केलिंग टेक्निक, स्केलिंग का मतलब होता है जो मूड होते हैं, ठीक है, जो ओपिनियंस होते हैं, जो एटीट्यूड होते हैं, उसको नापने के कैसे नापेंगे, क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं है। अभी मैंने कहा कि साहब मेरा मन नहीं है, ठीक, अभी मैंने कहा कि बहुत सीरियस होकर जवाब दिया। अब जो मन नहीं है तब वो क्वेश्चनर जब भरेगा तो बड़ा ही अजीब रिजल्ट आएगा। जब वो पूरे मन से क्वेश्चनर भर रहा है तो रिजल्ट कुछ और आएगा। किसी ने ब्लैंक छोड़ दिया, किसी ने आधा भरा हुआ है, किसी ने पूरा भरा हुआ है। तो ये सारी चीजों का जो सोल्यूशन होता है वो होता है रिसर्च में स्केलिंग। स्केलिंग डिस्क्राइब द प्रोसीजर्स ऑफ असाइनिंग नंबर्स ऑफ वेरियस डिग्री ऑफ ओपिनियन। बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं कि हमने जो है 50 लोगों में सर्वे करा तो 50 तरीके के ओपिनियन है, 50 तरीके की पर्सनैलिटी है, 50 तरीके के परसेप्शन है, 50 तरीके के मूड्स हैं, 50 तरीके के बिहेवियर्स हैं। तो उन वेरियस डिग्री ऑफ ओपिनियन को असाइन करना नंबर के फॉर्म में, एटीट्यूड और उसको कॉन्सेप्ट को पता करना स्केलिंग कहलाता है। स्केलिंग में क्या करते हैं हम, स्केलिंग इज अप्लाइड टू द प्रोसीजर फॉर अटेम्प्टिंग टू डिटरमाइन क्वांटिटेटिव मेजर्स। हमेशा ध्यान रखिए ये क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात कर रहा है। कल हमने बात कर चुका हूं मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या अंतर होता है, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में हम बात करते हैं। स्केलिंग हैज बीन डिफाइंड एज अ प्रोसीजर फॉर द असाइनमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है, और अदर सिंबल्स टू अ प्रॉपर्टी of objects in order to impact some on characteristics of numbers to the properties in questions. सपोज करिए क्वेश्चंस पूछा, क्वेश्चंस पूछने के बाद उसने जो जवाब दिया उसको हमारे पास हम इस तरीके से उसको रिजल्ट्स को निकालेंगे कि हम नंबरिंग में उसकी बात करें। तो ये जो चीज कहलाती है वो स्केलिंग कहलाती है। अब स्केलिंग क्यों करते हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सब लोग पूछ सकते हैं कि इवन पीएचडी वाइवा तक में ये पूछा जाता है, आपकी आरडीसी जब होती है पूछा जाता है, जब आप कोर्स वर्क करते हो तो ये सिखाया जाता है कि स्केलिंग कैसे करें और क्यों करी जाती है। स्केलिंग के लिए स्केलिंग इज जस्ट टू मेजर द एटीट्यूड ऑफ पब्लिक। हमेशा ध्यान रखिए कि स्केलिंग से सिर्फ एटीट्यूड को मेजर करते हैं। एटीट्यूड का मतलब होता है डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट स्विंगिंग ऑफ मूड्स, ठीक, तो उसको मेजर किया जाता है। एटीट्यूड में भी फेवरेबल अनफेवरेबल, क्योंकि मूड आपका स्विंग होता रहता है। जो स्विंग होता रहता है मूड, उसके हिसाब से कभी कभी रिजल्ट्स फेवरेबल आते हैं, कभी कभी अनफेवरेबल रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन मूड स्विंग, ये मैंने अभी बताया है आपको कि एटीट्यूड मूड स्विंग पे डिपेंड करता है। मूड स्विंग होने से क्या होता है कि आपका लाइक डिसलाइक में बदल सकता है, आपके डिसलाइक लाइक में बदल सकता है, आपका एग्री डिसएग्री में, डिसएग्री एग्री में, आपका डिससेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन में और सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन में कभी भी बदल सकता है। तो इन सारी पोजीशंस को समझना और उसको नंबर के फॉर्म में बात करने की जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं स्केलिंग। अब टाइप्स ऑफ स्केलिंग की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। टाइप्स ऑफ स्केलिंग, 4 तरीके की स्केलिंग होती है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। आइए इनको समझते हैं क्या है। नॉमिनल स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि मोर वाइडली यूज, सबसे ज्यादा ये यूज की जाती है। इस नॉमिनल स्केलिंग में क्या करते हैं, द नंबर सर्व्स एज लेवल्स ऑफ आइडेंटिफाइंग पर्सन। किसी भी पर्सन को, ऑब्जेक्ट को या इवेंट को हम जब आइडेंटिफाई करते हैं तो वो नंबर्स में आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि किसी भी स्कूल्स में हम ये पता करते हैं कि अंडर ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएट्स में कितने बच्चे हैं और उन बच्चों में से डे स्कॉलर कितने हैं, कितने हॉस्टलर हैं।
तो हम बच्चों के दो तरीके हैं कि या तो हम लिस्ट बना के नाम दे दें उनका कि ये अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट है और ये पोस्ट ग्रेजुएशन के, और इनमें से जो बच्चे हैं वो डे स्कॉलर हैं और बाकी बच्चे हॉस्टलर्स हैं। एक तो ये हमारा तरीका हुआ, लेकिन ये तरीका नॉमिनल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नॉमिनल में हमेशा हम जो यूज करते हैं वो नंबर्स की फॉर्म में यूज करते हैं। अब मैंने क्या करा कि इसी चीज को कहा कि 800 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो डे स्कॉलर हैं, उसमें से वो और 400 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हॉस्टलर हैं। तो अंडर ग्रेजुएट की टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? 1200 बच्चों। उसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने बताया कि डे स्कॉलर्स 200 हैं और हॉस्टलर्स 150 हैं, यानी कि टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई पोस्ट ग्रेजुएशन की स्कूल में हमारे? 350। ठीक है, तो जब हम इस फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये नॉमिनल स्केल। अब ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल दो तरीके का होता है, रैंकिंग स्केल और ऑर्डर स्केल। ध्यान रखिए, रैंकिंग स्केल और ऑर्डर स्केल। रैंकिंग का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी, जैसे यहाँ पर दे रखा है हाउस होल्ड इनकम, ठीक है, हाउस होल्ड इनकम को हम क्या करते हैं? एक रैंक के हिसाब से करते हैं। जैसे ए बंदे को, जो बंदा ए है उसको 6,000 रुपए मिलते हैं, बंदे बी को 10,000 मिलते हैं, सी को 4800 रुपए मिलते हैं, ठीक है, डी को 12,000 मिलते हैं, ई को 11,000 मिलते हैं। अब ये नंबर्स में तो है, लेकिन इस नंबर्स को जब हम क्या करते हैं ऑर्डिनल में रैंक कर देते हैं कि हाईएस्ट किसकी है, हाईएस्ट ए बी सी डी ई में से किसकी है। तो हाईएस्ट के बेस पर हमने यह लगा दिया कि आप देख सकते हैं एग्जांपल में कि डी की हाईएस्ट है, फिर ई की हाईएस्ट है, फिर डी ई के बाद बी की हाईएस्ट है, फिर ए की हाईएस्ट है और फिर सी की हाईएस्ट है। यानी कि नंबर्स को अगर हम रैंक के हिसाब से लगाना चाहते हैं तो ऑर्डिनल स्केल का यूज करें। अब ऑर्डर स्केल में क्या होता है कि जो ऑर्डिनल का ऑर्डर स्केल है, ऑर्डर स्केल में हम क्या करते हैं? इसके मूड को, ठीक है, इसकी लाइक डिसलाइक को रैंक कर देते हैं। दूसरे तरीके से रैंक कर देते हैं ऑर्डर के बेस पर कि जैसे आई स्ट्रांगली लाइक इट, ये 2+2 ने कहा, ठीक है, आई लाइक इट समवॉट +1 ने कहा, ठीक है, आई एम इनडिफरेंट, ये 0 हो गया यहाँ पर, आई डिसलाइक इट समवॉट -1 हो गया, आई स्ट्रांगली लाइक इट -2 हो गया। यानी कि इस हिसाब से जब हम क्या करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी को, कि कितने लोग लाइक करने वाले हैं, कितने लोग डिसलाइक करने वाले हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइक डिसलाइक से अलग है, इसको जब ऑर्डर के फॉर्म में लगा देते तो ये ऑर्डिनल ऑर्डर स्केल कहलाता है। याद रखिएगा कि ऑर्डिनल रैंकिंग में हम रैंक के हिसाब से लगाते हैं, यहाँ पर ऑर्डर के हिसाब से लगाते हैं। अब इंटरवल स्केल की बात करते हैं। इंटरवल स्केल का मतलब होता है कि जब जो मेन चीज है वो रेड कलर का मैंने कर रखा है, जो एग्जाम में पूछा गया था इंटरवल स्केलिंग में, इक्वलिटी ऑफ डिफरेंसेस, कि हम डिफरेंसेस को इक्वल करके शो करते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर इंटरवल पर डिफरेंसेस को इक्वल करके शो करते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नॉमिनल और ऑर्डिनल को तो शो करता ही करता है, लेकिन उसके डिफरेंस को शो करता है। ठीक है, अभी तक हमने रैंक की बात करी थी, ऑर्डर की बात करी थी, हमने नंबर्स की बात करी, लेकिन उसमें ये नहीं दिखाया था कि कितना अंतर आ रहा है। इस अंतर को ही कहते हैं इंटरवल स्केल। उस अंतर को दिखाने को कहते हैं इंटरवल स्केल। जैसे सपोज करिए डॉक्टर कहता है कि आपको कितना बुखार है, मरीज ने कहा कि मुझे बुखार आ रहा है, कभी 100 हो जाता है, कभी 101 हो जाता है, कभी 102 हो जाता है। तो डॉक्टर आपसे कहेगा कि ये इंटरवल के आप क्या करो, स्केलिंग कर लो, चार्टिंग कर लो। ठीक है, उस चार्टिंग से आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस आ रहा है और कितने समय के डिफरेंस पर ये डिफरेंस आ रहा है। तो अगर इस डिफरेंस को नापना होता है तो हम हमेशा करते हैं इंटरवल स्केलिंग। अब रेशियो स्केलिंग क्या होता है? रेशियो स्केलिंग में ये इन सबको ही जोड़कर बात करता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल को। इसमें क्या कहता है कि यहाँ पर हम इसको रेशियोज में बात करते हैं। जैसे मेरी हाइट, सपोज करिए आपकी हाइट, मेरा वजन 50 किलो है, आपका वजन 100 किलो है, ठीक है, मेरे पास 10,000 रुपए, आपके पास 20,000 रुपए। तो ये मैंने नंबर्स में बात करी अभी तक, लेकिन इस नंबर्स को जब हम रेशियो में बात करेंगे कि मेरी इनकम आपसे दोगुनी है, मैं आपसे 1:2 के रेशियो में कमाता हूँ, या मैं आपसे आधा कमाता हूँ, या मैं आपसे 10% ज्यादा कमाता हूँ। तो जब हम एक रेशियो में बात करते हैं इसी स्केल्स को, इस एटीट्यूड्स को, इस मूड स्विंगिंग को, तो कहलाता है रेशियो स्केलिंग। और इसको हम रेशियो स्केलिंग को भी रिसर्च में यूज करते हैं। एक बार फिर अपनी बात रिपीट करूंगा, जब हम इंटरवल के फॉर्म में बात करते हैं किसी चीज को जिससे डिफरेंस पता चले तो इंटरवल स्केलिंग कहलाती है। लेकिन उस डिफरेंस को, उस नॉमिनल को, उस ऑर्डिनल को और उस इंटरवल को जब हम एक रेशियो के फॉर्म में दिखाते हैं कि ये कंपैरेटिव एनालिसिस होती है कि इससे ये आधा है या इससे ये दोगुना है, ठीक है, तो ये रेशियो एनालिसिस कहलाती है, रेशियो स्केलिंग कहलाती है। अब गुड टेस्ट के लिए क्राइटेरिया क्या हो सकता है, ये पूछा गया था क्वेश्चन, उसी फॉर्म में मैंने यहाँ पर आपको दिया है कि क्राइटेरिया फॉर गुड टेस्ट।
दो टेस्ट के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं किसी भी अच्छे टेस्ट के लिए, पहला रिलायबिलिटी और दूसरा वैलिडिटी। हमेशा ध्यान रखिए कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का क्या मतलब है कि हम रिलायबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है, और वैलिडिटी चेक करते हैं डेटा की। रिलायबिलिटी चेक करते हैं आपके स्केल्स की, क्वेश्चंस की, सारी चीजों की। तो यहाँ रिलायबिलिटी का क्या मतलब है कि स्केल or test is reliable to the extent that repeat measures made by it under constant condition will give the same result। सपोज करिए कि मैंने 10 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बनाया, वो 10 क्वेश्चन मैं उसकी रिलायबिलिटी चेक करूंगा, उस स्केल को चेक करूंगा, उस टेस्ट को चेक करूंगा कि वो जो सेट है वो हर कंडीशन में, हम कंडीशन चेंज करें लेकिन रिजल्ट चेंज ना हो। मैंने कहा कि हम कंडीशंस चेंज करें और रिजल्ट चेंज ना हो, तो यही चीज रिलायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कोई बच्चा अभी कुछ कह रहा था आपके सामने, जब आपने कहा पूछवाओ, दूसरे के सामने जाने के बाद वो कुछ और कहने लगा, यानी कि वो बच्चा रिलायबल नहीं है। जब हम इस टेस्ट लगा के यही कंडीशन क्वेश्चंस पे टेस्ट करते हैं तो रिलायबिलिटी टेस्ट कहलाता है। यानी कि जो बच्चा मेरे सामने कुछ कह रहा था वो उसके सामने भी सेम चीज कहे और तीसरे के सामने भी चेंज कहे, तो ये रिलायबिलिटी टेस्ट पर प्रूव हो गया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि रिलायबिलिटी टेस्ट हमेशा क्वेश्चंस के सेट पर लगाते हैं, आप स्केल्स पर लगाते हैं। लेकिन जो बात कर रहे हैं हम वैलिडिटी की, वैलिडिटी होता है कि आपने जो डेटा भरा वो डेटा कितना किस हद तक प्रॉपर है। अब रिलायबिलिटी का मैं आपको बता दूं, 4 तरीके की रिलायबिलिटी होती है, ये बहुत पूछा जाता है, इसको मैंने येलो कलर कर दिया है यहाँ पर, कि इंटर रेटर और इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी, यानी कि रेट करने वाला और ऑब्जर्व करने वाली की रिलायबिलिटी को इंटर रेटर और इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, रेट करने वाला का मतलब जो क्वेश्चन भर रहा है, ठीक है, और ऑब्जर्वर जो भरवा रहा है, वो दोनों की क्या कितनी कंडीशंस, क्या कंडीशंस रही है। टेस्ट रेटेड रेटेस्ट रिलायबिलिटी यूज टू एक्सेस द कंसिस्टेंसी और मेजर फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम। यानी कि अगर मैंने आज 9 बजे ये चीज करी और कल मैं 9 बजे करूंगा तो इसमें सेम रिजल्ट्स आने चाहिए। पैरेलल का मतलब है आज 9 बजे करा, फिर मैंने 2 टेस्ट करे इसी के पैरेलल, ताकि रिजल्ट्स को मैच कर पाऊं। दिस इज पैरेलल रिलायबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी का मतलब होता है यूज टू एक्सेस द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट अक्रॉस आइटम। ठीक है, अक्रॉस, ठीक है, कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में हम जब चेक करते हैं तो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी का। वैलिडिटी जैसे मैं अभी बता चुका हूं कि डेटा को वैलिडेट किया जाता है। इट मींस सक्सेस ऑफ द स्केल इन मेजरिंग व्हाट इट सेट आउट टू मेजर। जो स्केल्स हमारा रिलायबिलिटी, हमने जो स्केल्स की मेजर करी थी, अब वो हमारे डेटा में भी शो होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड वैलिडिटी। ठीक है, so that differences between individual scores can be taken as representative true differences in the characteristic under study। अब सपोज करिए कि को हमने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कोई हमने ले रखा किसी पॉपुलेशन का। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है जो उसको दर्शाएगा, यानी कि उस जैसे बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे हम कॉलेज क्लास में कहते हैं ना सीआर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव का वो 60 बच्चों को या 100 बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी सैंपल को जब हम किसी पॉपुलेशन को कोई सैंपल रिप्रेजेंट करता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बोलते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के डेटा को हम चेक करते हैं कि आगे किस तरीके से उसके सेम रिजल्ट्स आते हैं या नहीं आते इंफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड वैलिडिटी। ठीक, अब ध्यान रखना है कि वैलिडिटी भी हमारी 4 तरीके की होती है: कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी और कंकरेंट वैलिडिटी। ये बहुत पूछा जाता है वैलिडिटी में, पहले पेपर में भी आता है, दूसरे पेपर में भी आता है इसी। और ये हर जो भी किसी भी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट अटेम्प्ट दे रहे हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब है कि द कंटेंट ऑफ द स्केल करस्पॉन्डेंट टू द कंटेंट ऑफ द एटीट्यूड। जो स्केल लगाया था और जो एटीट्यूड था वो कितना वैलिड है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इन डिफरेंट एटीट्यूड मेजर्स। ठीक है, इट शोज द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एसोसिएटेड ऑफ द एटीट्यूड। किससे एसोसिएटेड था वो, कंस्ट्रक्ट क्या थी, कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, एटीट्यूड का। प्रेडिक्टिव एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी का, बेस्ट हाउ बेस्ट द रिसर्चर कैन गैस द फ्यूचर परफॉर्मेंस फ्रॉम हिज नॉलेज ऑफ द एटीट्यूड स्कोर। के प्रेडिक्टिव फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग वैलिडिटी है कि मैं जो आंसरिंग कर रहा हूं, मैं जो चेक कर रहा हूं, मैं जो जवाब दे रहा हूं वो कितना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को समझते हुए, नॉलेज को रखते हुए जवाब दे रहा हूं। Concurrent validity, an attitude scale on one variable can be used to estimate score on another। concurrent का मतलब है सेम अलग अलग कंडीशन में बदल के रखा, तो वो सेम रिजल्ट्स आने चाहिए। अब एटीट्यूडनल स्केलिंग, हम 2 और स्पेशल क्वेश्चन थे यहाँ पर, ये पूछे जा चुके हैं। ग्रीन पॉल स्केल भी बोलते हैं इसको, जिसको पेयर कंपैरिजन बोलते हैं।
ये भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में। ग्रीन पॉल स्केल, ग्रीन पॉल स्केल या पेयर्ड कंपैरिजन स्केल का क्या मतलब होता है? जब हम दो चीजों में कंपेयर करते हैं, राम का स्वभाव श्याम से बहुत अच्छा है, श्याम का स्वभाव राम से बहुत बुरा है, तो ये दो चीजों में यानी कि स्वभाव का कंपैरिजन हो रहा है दो व्यक्तियों में। जब स्वभाव का कंपैरिजन दो व्यक्तियों में हो जाता है तो ग्रीन पॉल स्केल कहलाता है या पेयर्ड कंपैरिजन स्केल कहलाता है। कि पेयर्ड यानी कि एक सेट को लेकर उसको दो लोगों से या दो से ज्यादा लोगों पर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, पेयर्ड कंपैरिजन। टर्स्टन स्केल बहुत पूछा जाता है। टर्स्टन स्केल में क्या होता है? एक इंटरवल पर आपका मूड या एटीट्यूड चेंज हो रहा है, तो क्यों चेंज हो रहा है? जैसे सपोज करिए कि सुबह जब आप सो के उठे तो आपने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है, ठीक है। अब थोड़े 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद आपसे पूछा गया मुझे मुझे खाना है, ठीक है, और अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं, और फिर 4 घंटे बाद आपसे पूछा गया मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जो आप दे रहे थे वो फटाफट मुझे दीजिए, तो क्या चीजें हुई? यानी कि हमने 4-4 घंटे के इंटरवल पर उसके एटीट्यूड को, उसके मूड स्विंग को मेजर किया। तो ये जो स्केल कहलाता है एक पर्टिकुलर इंटरवल पर, तो ये टर्स्टन स्केल कहलाता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा कि ग्रीन पॉल स्केल्स या पेयर्ड कंपैरिजन स्केल्स होता है किसी भी सेट को लेकर कंपेयर करना, दो चीजों का सेट को लेकर कंपेयर करना, लेकिन यहाँ समय की बात नहीं कर रहा है। लेकिन टर्स्टन स्केल जो बात कर रहा है वो इक्वल इंटरवल पे बात कर रहा है। जैसे सुबह नापा आपने, बुखार आपका 100 था, 4 घंटे बाद नापा फिर 100 आया, फिर 4 घंटे बाद नापा फिर 100 आया, या 4 घंटे बाद 101 आ सकता है, फिर 102 आ सकता है। तो ये जो इंटरवल आपने लिया, इस इंटरवल पर जो फ्लक्चुएशन है बुखार का, जो फ्लक्चुएशन है एटीट्यूड का, जो फ्लक्चुएशन है मूड का, ठीक है, वो टर्न्स्टल स्केल कहलाता है। अब एटीट्यूडनल स्केल्स की बात एक और होता है जिसको समेटेड रेटिंग कहते हैं, ये समेटेड स्केल बोलते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पर। समेटेड रेटिंग या समेटेड स्केल्स का मतलब क्या होता है कि इसको लिकर्ड स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। ये समेटेड स्केल्स नाम से आ सकता है या लिकर्ड स्केल से आ सकता है। लिकर्ड स्केल आपका थ्री पैरामीटर्स पे भी हो सकता है, 5 पैरामीटर्स पे भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि 3 पैरामीटर और 5 पैरामीटर पे जो लिकर्ड स्केल होता है, इसमें अक्सर एक कंफ्यूजन रहता है हमारा कि हाईएस्ट टू लोएस्ट लें या लोएस्ट टू हाईएस्ट लें, ठीक है। हाईएस्ट टू लोएस्ट लें या लोएस्ट टू हाईएस्ट लें। जैसे अक्सर ये देखा गया है क्वेश्चंस में कि हाईली सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, कांट से, डिससेटिस्फाइड, हाईली डिससेटिस्फाइड, ये हुआ हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है, यानी कि 5 4 3 2 1। दूसरा हुआ हाईली डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, कांट से, सेटिस्फाइड, हाईली सेटिस्फाइड, यानी कि लोअर टू, हम हायर कंडीशन क्या ली? हमने हायर कंडीशन ली हाईली डिससेटिस्फाइड, यानी कि नेगेटिव अप्रोच। हमने कहा हाईली सेटिस्फाइड तो पॉजिटिव अप्रोच। हमेशा ध्यान रखिए इसमें कुछ नहीं होता है। एक बड़ा छोटा सा अंतर आपको बता देता हूं कि हम हाईली सेटिस्फाइड या हाईली डिससेटिस्फाइड से स्टार्ट हम करेंगे उस कंडीशन में कि हमारे रिजल्ट्स क्या आने वाले। अगर मेरे रिजल्ट्स आने वाले हैं कि जैसे सपोज करिए सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो क्या होगा कि मैं जो शुरू करूंगा वो शुरू करूंगा कि हाईली सेटिस्फाइड, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि घी खाने से ताकत नहीं आती, घी खाने से ताकत नहीं आती, तो मैं कहूंगा हाईली डिससेटिस्फाइड। यानी कि हमारे रेस्पॉन्सेस पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके की रिजल्ट्स के ओरिएंटेशन होने वाला है। यानी कि हाईली सेटिस्फाइड, हाईली डिससेटिस्फाइड, इसमें कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन की बात नहीं है कि आपके आउटकम क्या निकलने वाला है, आपका टॉपिक क्या है, इससे तय किया जाता है। अब ये बहुत पूछा जाता है स्क्लेरोग्राम, स्कैलोग्राम, ये बहुत पूछा जाता है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। इसको गटमैन अप्रोच बोलते हैं, याद रखिएगा इसको गटमैन अप्रोच बोलते हैं। गटमैन अप्रोच क्या थी, ये नाम पूछा जाता था। स्कैलोग्राम एनालिसिस क्या होती है, ये अप्रोच क्या होती है? तो इसमें क्या होता है कि एटीट्यूड आइटम कैन बी अरेंज इन सच ऑर्डर दैट रेस्पोंडेंट कुड आंसर ओनली इन पॉजिटिव व्यू। बहुत अच्छी चीज है। स्कैलोग्राम का मतलब है कि हम आंसर की सीक्वेंस को इस तरीके से सजाएंगे कि आपका जो निकालना चाहते हो अपनी हाइपोथेसिस या अपनी आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसी के अनुरूप आंसर, ठीक है। अगर पॉजिटिव हाइपोथेसिस है या पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव है तो पॉजिटिव ही आंसर आएंगे, अगर नेगेटिव ऑब्जेक्टिव है तो नेगेटिव ही आएंगे, ठीक है। तो हम जब इसको कहते हैं गटमैन अप्रोच, गटमैन अप्रोच का मतलब है कि हम इस तरीके से क्वेश्चंस को डिजाइन करें, इस तरीके से क्वेश्चंस की रैंकिंग करें और इस तरीके से क्वेश्चंस को सीक्वेंसिंग करें कि जो आंसर देने वाला है वो हर कंडीशन में वो ही आंसर को टिक करे जो आंसर्स आपके हाइपोथेसिस और आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि एटीट्यूड कैन बी अरेंज इन सच ऑर्डर दैट रेस्पोंडेंट कुड आंसर ओनली इन पॉजिटिव, ठीक है।
स्टिमुलाई अप्रोच भी बोलते हैं इसको, इसको गटमैन अप्रोच को स्टिमुलाई अप्रोच भी कहते हैं। जैसे हमने स्टिमुलाई दिया, जैसे तंबाकू और जो टबैको और गुटखे के पैकेट होते हैं उस पर स्टिमुलाई अप्रोच दी जाती है कि कैंसर वाले का फोटो छपा हुआ है, ठीक है, उसके बावजूद आप ले रहे हो तो अपने रिस्क पे ले रहे हो, फिर आप कह नहीं सकते। गुटखे का दोष नहीं होगा, शराब की बोतल पे लिखा हुआ है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उसके बावजूद आप पीते हो तो ये आपकी आपकी जिम्मेदारी है। तो गटमैन अप्रोच क्या कहती है? गटमैन अप्रोच इसी को कहती है कि रिजल्ट्स उसी हिसाब से निकल के आने चाहिए। ये बहुत पूछा जाता है इंटेंसिटी फंक्शन स्केल। इंटेंसिटी फंक्शन स्केल गटमैन एंड एडवर्ड एलन का था। याद रखिएगा, गटमैन एंड एडवर्ड एलन नाम से पूछा जा सकता है कि गटमैन एंड एडवर्ड एलन ने क्या चीज दिया था? इंटेंसिटी फंक्शन स्केल दिया था। इंटेंसिटी का मतलब है कि आपका फेवरेबल टू अगेंस्ट क्या इंटेंसिटी है, यानी कि आप 104 डिग्री से 101 डिग्री पे पहुंचा या 101 डिग्री से बुखार 104 डिग्री पे पहुंचा, ये एक इंटेंसिटी है, यानी कि फेवरेबल टू अगेंस्ट। अब जैसे हम किसी चीज में पूछते हैं कि हमारे दो ओपिनियन आएंगे, शराब कुछ लोग कहेंगे पीना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, एक दवा है, ठीक है, और कुछ लोग कहेंगे कि शराब बहुत ही बेकार चीज है। तो ये क्या होगी, कितने लोगों की इंटेंसिटी ये कह रही है कि बहुत ही एफिशिएंट है शराब, कुछ ने लोग कह रहे हैं कि कम इनएफिशिएंट है, कितने लोग कह रहे हैं सिंपल एफिशिएंट है, कितने लोग कह रहे हैं वेरी एफिशिएंट है। तो जब हम फेवरेबल टू अगेंस्ट इंटेंसिटी लेते हैं तो दिस इज नोन एज गटमैन एंड एडवर्ड एलन। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर गटमैन अप्रोच है स्कैलोग्राम। स्कैलोग्राम का मतलब होता है कि हम वही उस सीक्वेंस में लगाएंगे क्वेश्चंस को कि जो रिजल्ट्स हैं वो आपके फेवर में है, जबकि इंटेंसिटी और फंक्शन स्केल्स में हम उस तरीके से करते हैं कि फेवरेबल टू अगेंस्ट जाए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चनायर ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चनायर को आप देख लीजिएगा, ये सोशल नेटवर्किंग पर हमने दिया हुआ था, लिकर्ट स्केल पे दिया हुआ है कि हाईली डिसएग्री, हाईली एग्री। ये आप लगा के देख लीजिएगा कि रिजल्ट्स आपके किस तरीके से आप चाहते हैं, उस रिजल्ट्स के हिसाब से आपको यहाँ पर ये देना है। और ये सिर्फ सब्जेक्ट इसलिए मत पढ़िए कि आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, बल्कि इसलिए पढ़िए कि आपको एक अच्छा टीचर बनना है और आगे आने वाले दिनों में आपको रिसर्च करनी है और अपने अंडर में रिसर्च करानी है। तो सारे सब्जेक्ट एक तरफ और ये सब्जेक्ट एक तरफ, तो इन चीजों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँ। एक बार फटाफट इसको वापस ले जाता हूँ स्लाइड को ताकि आप देख पाए। इंटेंसिटी फंक्शन स्केल गटमैन एंड एडवर्ड एलन का था, ये फेवरेबल और अगेंस्ट की बात करता था। स्कैलोग्राम जो करता था गटमैन अप्रोच की बात करता था। एटीट्यूडनल, इसको कहते हैं समेटेड रेटिंग स्केल, लिकर्ट रेंसिस ने दिया था, रेंसेट लिकर्ट ने। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि 5 4 3 2 1 या 1 2 3 4 5 में बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये कैसे करेंगे। आपको देखना है कि आपका रेस्पॉन्स पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है, उसी हिसाब से आप बात। एटीट्यूडनल स्केल्स जो ग्रीन पॉल का था वो दो एट्रीब्यूट्स को लेकर दो लोगों के बीच में कंपेयर किया था। टर्नस्टन स्केल में क्या करा था, इंटरवल पर, एक इक्वल इंटरवल पर एटीट्यूड को मेजर किया गया था। वैलिडिटी मैंने आपको बता दी कि चार तरीके की होती है, कंस्टेंट, कंस्ट्रक्ट और प्रेडिक्टिव और कंकरेंट। रिलायबिलिटी मैंने चार तरीके की बता दी, इंटर रेटर, इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी, टेस्ट रेटेड रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी और इंटरनल कंसिस्टेंट रिलायबिलिटी। उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बात को आपके दिमाग में उतारने में सक्षम रहा होऊंगा। अगर आपको मेरी बात समझ आई हो तो प्लीज मेरे को रेट करिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे लेक्चर्स को शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि समय से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। साथ ही मैं एक गुजारिश करूंगा कि शिक्षा का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करिए, इन लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि उन लोगों का भला हो पाए जो वाकई में पेपर सेकंड के लिए और सब्जेक्ट्स के लिए इधर उधर घूम रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, उनका इस बहाने भला हो जाएगा और आपको उनकी दुआएं मिलेंगी। मैं फिर कुछ कल नया लेकर आऊंगा, तब तक बने रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए और साथ में लेक्चर्स को शेयर करना ना भूलें, मुझे सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, मैं कल फिर आपसे मिलूंगा।